Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPS 003 important questions and answers जो कि आपके इग्नू जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. हमने लास्ट क्वेश्चन जो अपना किया था वो क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया था. दिस इज आवर क्वेश्चन 2 जहाँ पे हमें एलपीजी का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया की इकोनॉमी पे उसके बारे में बात करनी है. एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एंड इन तीनों का मिलके क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इन दिस क्वेश्चन. तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए विद एलपीजी, तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए. ये रिफॉर्म्स लॉन्च हुए थे 1991 में. ये आपको ईयर पता होना चाहिए ताकि किस लिए लॉन्च हुए थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में था. हाई फिस्कल डेफिसिट था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे इंडिया के पास, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स उस टाइम पे इंडिया फेस कर रहा था. दैट्स वाई एलपीजी केम अंडर इंडिया ना. ये जितने भी सारे इश्यूज थे, अब इसके लिए जो न्यू पॉलिसी लाई गई वो इसलिए लाई गई ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दें टू द मार्केट फोर्सेस और उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दें. अब क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन इंडियन इकोनॉमी टू मार्केट फोर्सेस, बिकॉज अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट के अंडर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था 1991 से पहले. गवर्नमेंट वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड व्हेन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व तो गवर्नमेंट क्या देखती है, वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, बट इट थिंक्स अबाउट द बेटरमेंट ऑफ पीपल. बट जब खुद जो देश है वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो देश के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आना, राइट, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन आना, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी को जोड़ देना, सो दैट इज़ वेयर ग्लोबलाइजेशन कम्स अंडर प्ले, राइट. तो ये सारी जब चीज़ें की गवर्नमेंट ने, तो ये बेसिकली की इसीलिए थी बिकॉज इंडिया के पास बहुत कम रिजर्व थे, फॉरेन रिजर्व बहुत कम थे, बहुत सारे लोन्स वगैरह थे, फिस्कल डेफिसिट था. तो इसलिए दिस पॉलिसी वाज एम ताकि इंडिया की एक इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के लिए ओपन कर दिया जाए एंड उसको ग्लोबल लेवल पे भी इंटीग्रेट कर दिया जाए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, लिबरल करना, फ्री कर देना, राइट. जहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, वो हटा देना या फिर कम कर देना. तो 1991 से पहले इंडिया एक बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड और क्लोज इकोनॉमी के तरह काम करता था, जहाँ पे लाइसेंस राज था. जो स्टार्टिंग थी या फिर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत सारी क्लियरेंसेस की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, राइट. बिकॉज इतना ज़्यादा जब हम एक क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्राइवेटाइजेशन तो था नहीं. तो गवर्नमेंट अगर किसी को कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप भी करने हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपैंड करना है, तो इतने सारे क्लियरेंसेस के थ्रू उनको होके जाना पड़ता था. सो दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एज लाइसेंस राज, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता था. सो दैट्स वाई इतनी ज़्यादा कुछ हमें प्राइवेट कंपनियां भी उस टाइम पे नहीं देखने को मिलती थी. बट व्हेन लिबरलाइजेशन केम अंडर, तो लिबरलाइजेशन ने इन सब कंट्रोल्स को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस को उन्होंने ख़त्म कर दिया काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए. इंपोर्ट टैरिफ्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए ताकि जो कंपटीशन है वो बढ़े. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया. तो ये सब हमें लिबरलाइजेशन के अंडर देखने को मिला. इससे इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि लिबरलाइजेशन की हेल्प से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर, वेदर दैट इज़ टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सर्विसेज. ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई हमें दिखी. इंडियन कंपनीज और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल था उसकी एक्सेस लोगों के पास बहुत ज़्यादा ईजियर हो गई, एंड मार्केट में आना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जॉब्स लोगों
लोगों के लिए क्रिएट हुई, बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों के लिए लाए गए। तो ये जो इम्पैक्ट हमें विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन देखने को मिला। देन केम प्राइवेटाइजेशन। अब ऑफ कोर्स देन नॉट देन, मतलब कि सब कुछ साथ में ही आया। प्राइवेटाइजेशन एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि इसका मतलब क्या है। मतलब जब हम ओनरशिप को या मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर या कंपनी से प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जो पावर जो पहले पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास थी अब वो हम प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, तो वो हमारी प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ जाते हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म से पहले क्या था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे जो मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वेदर दैट इज बैंकिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब डोमिनेटेड एरियाज was under public sector, was under government। लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो इनएफिशिएंट थे और वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे थे, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं थे कि वो उनके ऊपर पैसा लगा के उनको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव या हाई कंपटीशन या बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सके, एंड ड्यू टू विच वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गए थे एंड लॉस में भी चले गए थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डिसइन्वेस्ट करती है, जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से वो अपना जो शेयर है वो कम करके सेल कर देगी वो पीएसयूज के शेयर, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ रहा है इन डिफरेंट मेजर के डोमिनेटेड एरियाज के द्वारा, उस बर्डन को कम करके वो एफिशिएंसी और दूसरे एरियाज में अपनी क्या है इम्प्रूव कर सकती है बेहतर, जो अपना रेदर देन वो तीन जगह पे आप अपना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी काम करने के लिए बोल दिया, राइट, और आप उसके साथ साथ दो काम और ले लो तो आपके पास तीन काम हो गए। अब वो आप तीनों काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप बहुत अच्छे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि टेक इट पर्सनली, बट एक जनरल मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मे बी हम वो तीन काम बहुत अच्छे से ना कर पाए, बट इफ़ वी टेक वन स्टेप एट अ टाइम, राइट, अगर हम एक काम एक टाइम पे लेते हैं और उस पे अपना दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि ओके आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क, तो हम वो वाला टास्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा ही गवर्नमेंट ने सोचा, उसने अपने डिसइन्वेस्ट कर दिए शेयर्स, सेल कर दिए पीएसयू के शेयर, ताकि उसके ऊपर से बर्डन कम हो जाए, एंड जहाँ जहाँ पे वो रोल ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, एटलीस्ट वो उसको एफिशिएंट तरीके से फंक्शन करा सकें। तो ये हमें प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे देखने को मिला। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से और कंपटीशन एंड एफिशिएंसी बढ़ी। फॉर एग्जांपल जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस थी, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, उन्होंने एविएशन सेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जो कि डोमिनेट करी जा रही थी पब्लिक कैरियर के द्वारा, दैट इज एयर इंडिया। अब प्राइवेट एयरलाइंस आ गई थी जो कि पहले नहीं थी। प्राइवेट बैंक्स आ रहे थे, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंड कस्टमर फोकस पे ध्यान दिया जा रहा था। हावेवर प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जॉब लॉसेस का बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगा, एंड सोशल वेलफेयर। अब जितनी भी कंपनीज आ रही थी प्राइवेट, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट कि वी हैव टू डू गुड फॉर पीपल। उनका जो मेन फोकस था दैट वाज टू अर्न मोर, राइट, अपने 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 सेक्टर को, अपनी अपनी कंपनीज को उस लेवल पे लेके जाना वेयर नोबडी एल्स कैन रीच। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन के जो कंसर्न्स थे वो भी देखने को मिले, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए, बट कहीं ना कहीं एक तो जॉब लॉसेस का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न लोगों के अंदर रहा, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर तो आपकी वो जो पोजीशन है वो पक्की हो जाती है until unless you decide that you want to get retired, या फिर आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग गुड यू आर ऑन इनटू द जॉब सेक्टर, जैसे आपने कोई एक दो मिस्टेक की तो आपको निकाल दिया जाता है। तो ये सारे इश्यूज, ये सारे कंसर्न्स जो थी प्राइवेटाइजेशन के साथ भी हमें देखने को मिली ना। थर्ड हमारा आएगा ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करना, जहाँ पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल फ्लोज को एनकरेज किया जाए। तो इंडिया एक मेंबर बन गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में। फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया गया था कि वो इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर। अब ना इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन
जैसे जैसे इम्पैक्ट एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था, इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी उसके साथ साथ बढ़ रहा था। इंडियन गुड्स और सर्विसेज नई नई मार्केट में पहुंच रहे थे। जो आईटी था, बीपीओ था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर्स, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ विद ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब ग्लोबल प्लेयर्स बने। फॉरेन कंपनीज ने अपनी जो फैक्ट्रीज थी, ऑफिस थी, वो इंडिया में सेटअप हुई। उसकी वजह से जॉब्स आई, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई। जो मिडिल क्लास थी, एक जो न्यू क्लास उभर के आई विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज मिडिल क्लास। अर्बन सेक्टर्स, अर्बन सिटीज सेटअप होने लग गई। वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स की जो लोगों को चॉइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, एंड दीज वर ऑल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इंडियन कंज्यूमर आज उनके पास एक्सेस है ग्लोबल ब्रांड्स की, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस जहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, वेदर दैट इज टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस, प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। एंड दैट इज़ हाउ द मार्केट ओपन फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर इंडियंस ना। चैलेंजेस क्या है एलपीजी के? देखो, एलपीजी ने ग्रोथ लेके आई, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस भी लेके आए। जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस किया फ्रॉम द ग्लोबल जायंट्स। इनइक्वालिटी बढ़ी। अर्बन एरियाज, एजुकेटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ एलपीजी की हेल्प से। वहीं पे अगर हम रूरल एरियाज या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, और वो इतने ज़्यादा पीछे छूट गए कि वो जो गैप था वो एवरी ईयर दैट गैप वाज इंक्रीजिंग। जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज आए, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, जो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, वेदर दैट वाज लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, वो सब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ, एंड इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया। ऑफ कोर्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, बट उस टाइम पे द ओनली इशू वाज दैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। फार्मर्स ने कई बारी प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से उन्होंने ग्लोबल मार्केट फोर्सेस में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। दे हैड टू, मतलब कि जो भी उनके क्रॉप्स थे, जितना उनका अपनी तरफ से उनका पैसा लगता था, उससे भी कम में दे हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस, राइट। तो फार्मर्स भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, अलोंग विद अदर चैलेंजेस जो कि हमने यहाँ पे बात किए हैं। तो जब एलपीजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप ये जो एक चैलेंज ज़रूर लिख के आना, नॉट जस्ट दैट आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख के आ रहे हो, बट यू कैन ऑल्सो राइट चैलेंजेस, कि आप किस तरीके से चैलेंजेस लिख रहे हो। एट द एंड आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। एज आई ऑलवेज मेंशन कि जो आपकी कंक्लूजन है वो आपका लास्ट पार्ट रहेगी आंसर की। विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा कि जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स है, उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बनाया, एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बनाया। इसने जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज किया, एंड इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना दिया ग्लोबल मार्केट के अंदर। हावेवर, जो गवर्नमेंट है उसने एड्रेस नहीं की साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे वो इंश्योर कर सकते थे इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये जो चीज़ है, ये गवर्नमेंट एड्रेस करना कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। तो पॉलिसीज़ ऐसी लानी चाहिए जो कि बैलेंस कर सके मार्केट फ्रीडम को विद सोशल जस्टिस, ताकि जो बेनिफिट्स हैं एलपीजी के, वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंच सके। ऐसा ना है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज टेकिंग इतना ज़्यादा एडवांटेज एंड दूसरी इज़ बीइंग डिसएडवांटेज। तो ये जो इश्यूज आ रहे थे, ये नहीं होने चाहिए थे। एक जो ओवरऑल ग्रोथ है, एक जो ओवरऑल बेनिफिट है, वो हर किसी को मिलना चाहिए था ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म और ऑफ एनी रिफॉर्म जो भी न्यू रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, लाए गए हैं, एंड इन फ्यूचर लाए भी जाएंगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था, जहाँ पे हमने इम्पैक्ट जाने एलपीजी के ऑन इंडियाज इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिली होगी। एंड अगर मेरी वीडियोस आपको कैसे भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड आई विल सी यू विद वीडियो of question number 3. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.